हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास जो है उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया था और मैंने अभी तक आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के एक वंश के बारे में बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश यानी कि खलजी वंश के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत में हमें 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। पहला था गुलाम वंश, जो हमें 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में करवा दिया था। दूसरा जो वंश है वो हमें खलजी वंश देखने को मिलता है, जो 12 से 90 से लेकर 1320 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इसके बारे में ही मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को तुगलक वंश के बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग सैयद वंश और फिर लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। लोधी वंश के बाद हमें फिर मुगल वंश देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में अलग से बात करेंगे। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को खलजी वंश के बारे में बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से मेरे वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, खलजी वंश के टाइम पर दिल्ली सल्तनत जो है उसका एरिया अब इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था, यानी कि अब दक्षिण भारत में भी दिल्ली सल्तनत का विस्तार होना शुरू हो गया था। गुलाम वंश में हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत सिर्फ हमें यहाँ तक देखने को मिलती थी, लेकिन अब खलजी वंश के टाइम पर और ज़्यादा एरिया स्पेंड हो गया था। तो अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जलाल उद्दीन खलजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लास्ट शासक था गुलाम वंश का, लास्ट महान शासक वो बलबन था। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कैकुबाद को बनाया था, लेकिन वो बीमार पड़ गया था और उसने अपनी जो दिल्ली सल्तनत की सत्ता है वो क्यूमर्स नाम के शासक को दे दी थी, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर था। इसी कारण उसके हाथों से जो सत्ता है वो जलाल उद्दीन खलजी के हाथों में आ जाती है और फिर जलाल उद्दीन खलजी अपने एक अलग वंश यानी कि खलजी वंश की शुरुआत करता है। इसीलिए जलाल उद्दीन खलजी को खलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके अगर हम लोग टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो वो हमें 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक देखने को मिलता है। अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं इसके बारे में। जलालुद्दीन खलजी के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि मंगोल जो होते थे वो भी अब भारत में आना शुरू हो गए थे, यानी कि इसने मंगोलों के साथ समझौता कर लिया था और उन्हें दिल्ली में रहने और बसने की परमिशन दे दी थी। इसके अलावा जो मंगोल हुआ करते थे उन्हें इन लोगों ने नव मुसलमान कहकर बुलाया था, क्योंकि ये लोग भी तो पहले से मुसलमान ही थे। इसीलिए जो नए मंगोल आया करते थे उन्हें ये लोग नव मुसलमान कहने लगे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जलाल उद्दीन खलजी का जो बेटा है जिसका नाम अलाउद्दीन खलजी है, वो अपने पिता यानी कि जलाल उद्दीन खलजी के टाइम पर ही मालवा, देवगिरी जैसे जो एरिया हैं उन पर आक्रमण करता है और वहाँ से बड़ी संख्या में धन यानी कि मनी का संग्रह करता है, यानी कि वहाँ से बहुत ज़्यादा मनी कलेक्ट करके लेकर आता है। इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट शासक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अलाउद्दीन खलजी देखने को मिलता है और ये जलालुद्दीन खलजी का ही बेटा हमें देखने को मिलता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक देखने को मिल जाता है। इसने बहुत सारे काम किए थे, यानी कि इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, इसके अलावा राज्य में नीति व्यवस्था बनाने के लिए भी बहुत से कदम उठाए
गए थे। इसीलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इसने क्या क्या काम किया था। सबसे पहले अगर हम लोग साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करें तो इसने उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा जैसे जो एरिया हैं उनको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हमें दक्षिण भारत में 4 राजवंश देखने को मिल जाते हैं। पहला था देवगिरी में, वहाँ पर हमें यादव राजवंश देखने को मिलता है जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया पड़ जाता है। दूसरा था वारंगल, वहाँ पर हमें काकतीय वंश का राजवंश देखने को मिल जाता है। ये हमें आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिल जाता है। तीसरा था द्वार समुद्रम, यहाँ पर हमें होयसल वंश का शासन देखने को मिल जाता है और ये कर्नाटक वाले एरिया में पड़ता है। चौथा था मदुरा, यानी कि यहाँ पर पांड्य राजवंश जो है उसका शासक देखने को मिलता है। ये तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1306 से लेकर 1310 ईस्वी के बीच में इन दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए बहुत से अभियान चलाए थे और इसे इन अभियानों में सफलता भी मिली थी। इसीलिए जो दक्षिण भारत के राज्य थे उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसीलिए इसने उन्हें दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने अलाउद्दीन को ही अपना राजा स्वीकार कर लिया था। वो अपने को अलाउद्दीन के ही अधीन मानने लगे थे। इसे हम लोग अधिराजत्व की नीति कहते हैं, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो अपना प्रशासन अलग से चलाते थे, लेकिन वो अपना राजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को ही मानने लगे थे। तो इस तरीके की व्यवस्था को अधिराजत्व की नीति कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अलाउद्दीन के बारे में बात करें तो उसने सिकंदर की भी उपाधि धारण की थी। अब सिकंदर कौन था, इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो देखने पड़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पूरा करवाया है। इसीलिए अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि सिकंदर जो है उसने भारत पर आक्रमण किस राजवंश के टाइम पर किया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसने अमीर और उलेमा के प्रति कौन कौन सी नीति बनाई थी। अमीर और उलेमा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, ये उच्च अधिकारी हुआ करते थे। तो अलाउद्दीन ने अमीरों पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे कि इसने अमीरों के बीच वैवाहिक संबंधों में, यानी कि जितनी भी उनकी शादी वगैरह होती थी उसमें इसने मद्यपान, यानी कि जिसे हम लोग शराब या फिर अल्कोहल भी कहते हैं, उसके सेवन को नियंत्रित करने के लिए, इसके अलावा हम बात करें इसने अमीरों से जो बकाया राजस्व है उसकी वसूली के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था जिसे दीवाने मुस्तक राज कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अलाउद्दीन ने अस्पष्ट शब्दों में, यानी कि इनडायरेक्टली, उलेमा यानी कि जो उच्च अधिकारी होते थे उनके निर्णय को महत्व न देते हुए अपने राज्य के हितों में कदम उठाने की घोषणा की। यानी कि जो उलेमा होते थे उनकी इसने बात नहीं मानी, लेकिन इनडायरेक्टली इसने ऐसे काम किए जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसने डायरेक्टली उलेमाओं के जो कार्य होते थे या उनके जो नियम होते थे उनको मना नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने अपने काम ऐसे किए जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इसने इनडायरेक्टली या फिर अस्पष्ट शब्दों में उनके निर्णय को नहीं माना या फिर उनके निर्णय को महत्व नहीं दिया। इसके अलावा हम बात करें, अलाउद्दीन ने अपने राज्य में एक अलग से धर्म चलाने की भी घोषणा अपने सहयोगियों के साथ की थी। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसने सैन्य व्यवस्था में सुधार कौन कौन से किए थे। तो अलाउद्दीन ने कुछ महत्वपूर्ण सैन्य सुधार किए थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसके काल में हमें पहली बार देखने को मिलता है कि सैनिकों को अब नगद वेतन दिया जाने लगा था, यानी कि उन्हें अब कैश मनी दी जाने लगी थी।
जबकि इसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखा था कि जितने भी सैनिक होते थे उन्हें कभी भी कैश मनी नहीं दी जाती थी, या तो उन्हें भूमि दे दी जाती थी या फिर कुछ और ऐसे दे दिया जाता था। लेकिन इसने पहली बार कैश मनी देने की जो नीति है उसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्तचर प्रणाली को भी सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन ने आर्थिक क्षेत्र में यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। तो इसने आय में वृद्धि करने के कई सारे उपाय किए थे, जैसे कि गंगा यमुना दोआब वाला जो एरिया है वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती थी, इसीलिए इसने वहाँ पर भू राजस्व, जिसे उर्दू में खराज कहा जाता है, उसकी दर को बढ़ाकर 1/3 से अब 50% कर दिया था। यानी कि पहले 1/3 हिस्सा भू राजस्व देना पड़ता था, यानी कि कर देना पड़ता था, लेकिन अब इसने 50% यानी कि हम 1/2 कह सकते हैं वो इसने कर दिया था। इसके अलावा हम देखने को मिलता है कि इसने बड़ी संख्या में वंशानुगत और धार्मिक अनुदानों को भी रद्द कर दिया था, यानी कि धर्म के नाम पर जितने भी दान दिए जाते हैं उनको इसने बंद करवा दिया था। इसके अलावा इसने खुम्स में राज्य के अंश को बढ़ाकर 80% कर दिया था। इसके अलावा इसने भू राजस्व वसूली की प्रक्रिया में जो मध्यस्थ यानी कि जो मिडल मैन हुआ करते थे, जैसे कि खुद मुकद्दम और चौधरी, इनको भी अलग कर दिया था। यानी कि इसने क्या किया था कि जो भू राजस्व होता है या फिर जो टैक्स होता है वो वसूल करने वाले बहुत सारे लोग होते थे, तो इसने उन्हें हटा दिया था। यानी कि इसने जो टैक्स पे करने का जो सिस्टम है उसको डायरेक्ट कर दिया था, इनडायरेक्ट करने की जगह। पहले इनडायरेक्ट हुआ करता था, बीच में बहुत सारे मध्यस्थ या मिडल मैन हुआ करते थे, तो इसने उन मिडल मैन को हटाकर सीधा डायरेक्ट टैक्स पे करने का सिस्टम कर दिया था। इसके अलावा इसने बाज़ार को भी नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय किए थे, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन ने आवश्यक वस्तुओं तथा मवेशियों के कीमत के निर्धारण के लिए 3 तरीके के बाज़ारों की स्थापना की थी। पहला था जिसे मंडी कहा जाता था, ये अनाज का बाज़ार होता था, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं गेहूँ, दाल, चावल, इस तरीके के जो अनाज होते हैं उनके लिए इसने अलग से बाज़ार बना दिया था। दूसरा हमें मवेशियों का बाज़ार देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी पशु या फिर जो जानवर हुआ करते थे उनका व्यापार किया जाता था। और तीसरे तरह का बाजार होता था जिसे शराय अदल कहा जाता था, ये वस्त्र और अन्य वस्तुओं के लिए होता था, यानी कि यहाँ पर कपड़े और जितना भी आप लोगों का और तरीके का सामान है वो शराय अदल में मिलता था। अब हम लोग बात करें इन बाज़ारों के लिए इसने अलग से दीवाने रियासत नामक एक अलग मंत्रालय का भी गठन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रत्येक बाज़ार में शहना यानी कि जो नियंत्रित बाज़ार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे शहना कहा जाता था। इसके अलावा इसने बाज़ार पर नियंत्रण रखने के लिए एक गुप्तचर प्रणाली भी बनाई थी, तो इसने बाज़ार को भी नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसने प्रत्येक बाज़ार से दलालों को अलग कर दिया था। दलाल वही मध्यस्थ या फिर जो मिडलमैन होते हैं, तो इसने बाज़ार से भी मिडलमैन को हटा दिया था तथा लागत और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कीमत का निर्धारण किया था। यानी कि इसका कहना था कि जिस तरीके की गुणवत्ता है या फिर किसी भी सामान को बनाने में जिस तरीके की लागत लगी है, जिस तरीके का कॉस्ट लगा है, उसी के अनुसार उसकी कीमत भी निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसने बाज़ार में वस्तुओं की कमी ना हो उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भी कई कदम उठाए थे। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि दोआब क्षेत्र से अनाज के रूप में भू राजस्व को इसने वरीयता दी थी। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया, गंगा यमुना दोआब वाला जो एरिया है वहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती थी, तो इसने क्या किया था, वहाँ पर भू राजस्व यानी टैक्स वसूली का सिस्टम ऐसा कर दिया
दिया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि होती है, तो इसने कहा था कि वहाँ पर टैक्स के रूप में अनाज ही दिया जाए, जिससे कि बाज़ारों में किसी भी वस्तु की कमी देखने को ना मिले। इसके अलावा इसने अनाज के भंडारण यानी कि उनके रखने की जगह के लिए अलग से गोदामों का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर हम कीमत नियंत्रण के बारे में बात करें तो कीमत नियंत्रण संभवतः दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर ही लागू हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें अलाउद्दीन के पश्चात इन सारी नीतियों को छोड़ दिया जाता है, यानी कि हम वैसे तो कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने बहुत सारी नीतियां बनाई थी और हम लोग देख भी सकते हैं कि ये नीतियां कितनी अच्छी नीतियां हैं। इसने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कितने अच्छे अच्छे कदम उठाए थे, लेकिन ये सिर्फ इसके टाइम तक ही हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर कोई भी इनको फॉलो नहीं करता है। इसके बाद फिर हमें जो तीसरा शासक देखने को मिलता है, यानी इस काल में हमें 3 शासक देखने को मिलते हैं। पहला था जलालुद्दीन खलजी, जिसने खलजी राजवंश की शुरुआत की थी। दूसरा उसका बेटा अलाउद्दीन खलजी और तीसरा हमें कुतुबउद्दीन मुबारक खलजी देखने को मिलता है। और ये 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके काल में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ था। इसने बस यही किया था कि देवगिरी जो है उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, यानी कि अलाउद्दीन ने क्या किया था कि उसे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था, सिर्फ देवगिरी जो है वो दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करता था। लेकिन इसने यानी कि कुतुबउद्दीन मुबारक खलजी ने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने खिलाफतुल्लाह की भी उपाधि धारण की थी। तो इसके बारे में बस यही बात करने को है और कोई भी इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा आज का खलजी वंश। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को तुगलक वंश के बारे में बताऊंगी। तो आज के वीडियो को हम बस यही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।